हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? क्लास 12th माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का यानी कि इकोनॉमिक्स का अर्थशास्त्र का जो एग्जाम कल 4 अक्टूबर से आप लोगों का है ऐसे 2024 का, उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी जो है वो पार्ट ए यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स का 4 इंपॉर्टेंट यूनिट्स को कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन बैंक का जो 4 चैप्टर है, उन 4 चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग एमसीक्यू को करने वाले हैं, जो हम लोगों को एग्जाम में पूछा जाएगा। और मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है कि यहाँ से आप लोगों को एग्जाम में जरूर से जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर इससे पहले आप लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक ऊपर आई बटन में आ जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आ जाएगा, कमेंट बॉक्स में भी पिन कर लेंगे, उसको जाके देख लेना। अगर आपने इकोनॉमिक्स में अभी तक कुछ नहीं भी पढ़ा है तो अगर कम से कम ये 2 वीडियो को अगर आप देख के जाते हो तो ये आपको एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प करेगा ही करेगा, और यहाँ से 100% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोगों का। तो ये है हम लोगों का, एक मिनट, ये है हम लोगों का आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स जिसको बोला जाता है समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। और चूंकि जैसा पहले ही पता है आप लोगों को, जो बेसिकली क्वेश्चन होगा आपका, वो क्वेश्चन आपका हिंदी में होगा, लेकिन हम हिंदी इंग्लिश दोनों में इसको पढ़ के एक्सप्लेन करके आप लोगों को समझाएंगे। ठीक है, ये हम लोगों का सबसे पहला यूनिट है। ये हम लोगों का सबसे पहला यूनिट है समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय यानी इंट्रोडक्शन। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन बोल रहा है व्यष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है, यानी कि जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है उसमें किस चीज के बारे में स्टडी किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, अर्थशास्त्र में रोजगार का, यानी कि पूरे इकोनॉमी में जो एम्प्लॉयमेंट है उसके बारे में। बिल्कुल सही, क्योंकि हम सबको पता है जो समष्टि अर्थशास्त्र होता है वो अर्थव्यवस्था के पूरी चीजों के बारे में, यानी पूर्ण संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में बताता है। जो मेरा मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है वो पूरा होल इकोनॉमिक्स के बारे में बताता है। और बाकी ये जो मेरा 3 चीज जो बचा है, वस्तु की पूर्ति का नियम यानी लॉ ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, बाजार में गेहूं की कीमत या बाजार या कार की मांग की लोच, ये सब हम लोगों का व्यष्टि अर्थशास्त्र, ये सारा चीज हम लोगों का किसका पार्ट है? व्यष्टि अर्थशास्त्र, यानी कि ये सारा हम लोगों का माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वीबीआई क्वेश्चन है। द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट इन मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा जे एम किन्स। याद रखना, द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट इन मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जे एम किन्स है। आगे बोला नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। सामान्य कीमत स्तर मतलब होता है सभी वस्तुओं का कीमत, और जब भी सभी वस्तुओं का बात होगा, सभी चीजों का बात होगा, तो वो मेरा समष्टि अर्थशास्त्र यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 4, द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? ये भी ऊपर जो ये हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 है ना, उसी को पूछ रहा है। ये जो जे एम किन्स ने द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक जो पुस्तक लिखा था, वो कौन सा ईयर पब्लिश हुआ था? तो ये पब्लिश हुआ था आपका 1936 को। कब पब्लिश हुआ था? 1936 को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे नेक्स्ट बोल रहा है उद्यमी को प्राप्त होने वाले अंश को क्या कहते हैं? यानी एक आदमी जो बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस चलाया, और उसके बाद जो उसके पास पैसा बच गया बिजनेस चला लेने के बाद, तो लास्ट में जो बचता है वो लाभ यानी कि प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है फार्म क्या है? यानी बेसिकली हम लोग जो फार्म के बारे में पढ़ते हैं वो फार्म क्या होता है? तो सिंपल सा बात है, फार्म का मतलब होता है उत्पादक, यानी कि जो हम लोग फार्म पढ़ते हैं, फार्म का मतलब होता है प्रोड्यूसर। फार्म का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूसर। क्वेश्चन नंबर 7, अर्थशास्त्र में शब्द व्यष्टि और समष्टि का प्रयोग सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने किया था? यानी बेसिकली ये बोल रहा है कि इकोनॉमिक्स में माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का वर्ड सबसे पहले किसने यूज किया था? तो रेगनर फ्रिश ने। यानी ये बेसिकली पूछ रहा है कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में किसने बांटा था? रेगनर फ्रिश ने। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र की उत्पत्ति यानी माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स किस वर्ड से बना है? तो ग्रीक भाषा से बना है। ठीक है, ग्रीक भाषा से, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8, अर्थशास्त्र के जनक कौन है? अर्थशास्त्र के जनक सर एडम स्मिथ को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी, सर एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। सर एडम स्मिथ इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 9, वहाय क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि बहुत ज्यादा एक्सटर्नल सोर्स, बहुत ज्यादा बड़ा क्षेत्र किसका होता है? आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा क्षेत्र होता है। ठीक है, आगे नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन पे हम लोगों का, समष्टि अर्थशास्त्र के लिए प्रयुक्त मैक्रो यानी मैक्रो शब्द का क्या अर्थ है? तो याद रखना, मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, और अगर क्वेश्चन में आपको वो मिक्रोज दे, मिक्रोज, तो याद रखना मिक्रोज का मतलब होता है छोटा। ठीक है, बस हो गया इतना ही। हम लोगों का 10 क्वेश्चन जो है वो चैप्टर नंबर 1 से था। ठीक है, आई होप एक एक क्वेश्चन आपको डिटेल में समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग इसका चैप्टर नंबर 2 पे। ठीक है,
चैप्टर नंबर 2 पे हम लोगों का राष्ट्रीय आय का लेखांकन। इसमें भी बहुत ज्यादा आप लोगों को क्वेश्चन करने का जरूरत नहीं है, बेसिकली फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन को जरूर से करना और थोड़ा सा याद रखना है कि आपको जब कभी भी हम लोग राष्ट्रीय आय का गणना करते हैं तो उसमें किन चीजों को जोड़ते हैं। हम माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो वन शॉट वीडियो हिंदी वालों के लिए और इंग्लिश वालों को डाल रहे हैं, जिसमें टोटल माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स मिला के टोटल 30 वीडियो आएगा, जिसमें हिंदी और इंग्लिश के लिए अलग से 30 वीडियो, इंग्लिश वालों के लिए अलग से 30 वीडियो, वन शॉट वीडियो आएगा। अगर आप उसको देख लेते हैं तो क्लास 12 में इकोनॉमिक्स में आप मास्टर बन जाओगे और हर एक चीज के बारे में आपको पता चल जाएगा। तो उन लेक्चर्स वीडियो को जरूर देखना। ऑलरेडी अभी तक 4 वीडियो अपलोड हो चुका है, रोज 12 बड़े वीडियो आ रहा है, तो आप लोग जरूर से उसको देख लेना इस एग्जाम का खत्म होने के बाद। देखो अब आते हैं क्वेश्चन पे, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीगत वस्तु का एक उदाहरण है। यहां से कौन सा जो है वो पूंजीगत वस्तु का एक उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर सी, दर्जी के दुकान में उपयोग होने वाली सिलाई मशीन। बेसिकल ये जो पूंजीगत वस्तु है ना, ये पूंजीगत वस्तु हम लोगों के लिए होता है कि सपोज कर लो कि एक दर्जी है, दर्जी जिस सिलाई मशीन से सिलाई करके सामान को बना के बेच रहा है, तो उसी मशीन से वो सामान बना के बेच करके पैसा कमा रहा है, तो वो जो मशीन उस दर्जी के लिए होगा वही कहलाता है आपका पूंजीगत वस्तु। यानी कि आज जो उसमें कैपिटल लगा दिया है, कैपिटल लगा दिया, लेकिन उससे वो बिजनेस चला रहा है और फिर उसी कैपिटल को लगा के वो और अपने लिए प्रॉफिट कमा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, किसान द्वारा ट्रैक्टर का प्रयोग खेती करने के लिए होता है। यहाँ ट्रैक्टर किस प्रकार के वस्तु का उदाहरण है। अब ध्यान से समझना, वो जो ट्रैक्टर का जो यूज कर रहा है, उस यूज करने से वो जो वस्तु का निर्माण कर रहा है, वो बोल रहा है कि किस तरीके का वस्तु का एक उदाहरण है। तो ये हम लोगों का होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, वस्तु मध्यवर्ती गिफ्ट। हाँ, ये मेरा होगा उपभोग वस्तु। कौन सा? उपभोग वस्तु। क्वेश्चन नंबर 3 पे बोल रहा है आपके बैंक खाते में 15 अप्रैल 2021 को 50,000 रुपया है, तो यह आपके लिए क्या होगा। तो सिंपल बात है, मेरे यहाँ जो पैसा जमा होकर पड़ा हुआ है वो मेरा स्टॉक होता है। क्या होता है? स्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आय के वृत्ताकार प्रवाह मॉडल में विक्रेता से क्रेता की ओर वस्तुओं एवं सेवाओं के प्रवाह को क्या कहा जाता है। बेसिकली अगर हम लोग आय का चक्रीय प्रवाह यानी सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी पढ़ेंगे तो उसमें हम आप लोगों को बताएंगे आय का 3 चक्रीय प्रवाह होता है, 2 स्तरीय होता है, यानी 2 स्तरीय मॉडल होता है, 3 स्तरीय और 4 स्तरीय। तो ये बोल रहा है कि अगर इस फ्लो में विक्रेता से क्रेता की ओर यानी कि जो सेलर है उससे जो है वो क्रेता की ओर जो वस्तु ट्रांसफर होता है उसको क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक प्रवाह। क्या बोलते हैं? वास्तविक प्रवाह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ये छोड़ दो, नहीं पढ़ना है इसको, किसी वस्तु ये छोड़ दो, ये भी नहीं पढ़ना है। हाँ, ये 6 नंबर पढ़ना है। बोल रहा है किसी देश में एक दिए हुए वर्ष में उत्पादन के साधनों के द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य को क्या कहते हैं। तो 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सकल घरेलू उत्पाद। देखो सकल घरेलू उत्पाद का मतलब सिंपल है कि अगर एक साल में हमारे देश भारत में जितने भी वस्तुओं तथा सेवाओं का उत्पादन हुआ है उन सब का जो बाजार का मूल्य होगा वही मूल्य मेरा सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। यानी हमारे कंट्री के अंदर एक साल में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है उसका जो मार्केट प्राइस होगा वही वाला हम लोगों के लिए ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे बोल रहा है सकल घरेलू उत्पाद में शुद्ध घरेलू उत्पाद को घटाने से क्या प्राप्त होता है। यानी बेसिकली ये बोल रहा है कि जो हम लोगों का सकल घरेलू उत्पाद है, जब उस सकल घरेलू उत्पाद से हम लोग आपका सकल घरेलू उत्पाद से शुद्ध घरेलू उत्पाद को जब हम लोग घटा देंगे तो उसके बाद हम लोग को क्या बच जाएगा? घिसावट व्यय। एक्चुअल में ये एक फॉर्मूला होता है। क्या है? एक फॉर्मूला होता है हम लोगों का, शुद्ध घरेलू उत्पाद बराबर सकल घरेलू उत्पाद माइनस डेप्रिसिएशन। तो यही चीज को बोल रहा है, जब डेप्रिसिएशन को उधर भेज देंगे तो घट करके मेरा डेप्रिसिएशन निकल के आ जाएगा। फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय आय क्या होता है। राष्ट्रीय आय हम लोग किसको बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी, साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, सकल घरेलू उत्पाद की गणना निम्न में से किस मद को शामिल किया जाता है। यानी जब कभी भी हम लोग सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहां से हम लोग किसको शामिल नहीं करेंगे। उपभोग को शामिल किया जाता है, निवेश को शामिल किया जाता है, साधन आय को शामिल किया जाता है, हस्तांतरण भुगतान यानी ट्रांसफरेबल पेमेंट को शामिल नहीं किया जाता है। तो क्वेश्चन में बोला है किसको शामिल नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, देखो क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोगों को यहाँ पे बोल रहा है अगर किसी देश का निर्यात की तुलना में आयात अधिक होता है तो उस देश का सकल घरेलू उत्पाद
तथा सकल राष्ट्रीय उत्पाद का अंतर क्या होगा। यानी अगर कोई भी देश जो है निर्यात की तुलना में आयात अधिक कर रहा है, यानी दूसरे देशों में सामान वो भेज कम रहा है लेकिन उससे ज्यादा दूसरे देशों से सामान अपने देश में मंगा करके ला रहा है, तो उस कंडीशन पे जो सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद का जो अंतर होगा उसमें सकल राष्ट्रीय उत्पाद की तुलना में सकल राष्ट्रीय उत्पाद कम हो जाएगा। सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट बोल रहा है अप्रत्यक्ष कर में अनुदान यानी सहायिका को घटाने से प्राप्त होता है। यानी कि जो हम लोगों का इनडायरेक्ट टैक्स होता है अप्रत्यक्ष कर, उसमें से हम लोगों को जो सब्सिडी मिलता है जब उसको घटा देंगे तो बदले घटाने के बाद जो बचता है वो क्या होता है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। राष्ट्रीय आय के आंकड़ा से जानकारी नहीं मिल सकती है। यानी हम लोग जो नेशनल इनकम का जो डेटा हम लोग के पास होगा उससे हम लोगों को किस चीज का जानकारी नहीं मिलता है, लोगों का आर्थिक कल्याण के बारे में पता नहीं चलता है कि लोगों का आर्थिक कल्याण हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय का दूसरा नाम क्या है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। स्थिर कीमत पर राष्ट्रीय आय का दूसरा नाम वास्तविक राष्ट्रीय आय होता है। क्या नाम होता है, वास्तविक राष्ट्रीय आय होता है। और ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फॉर्मूला पूछ रहा है हम लोगों को। ठीक है, जीएनपी डिफ्लेक्टर ज्ञात करने का सूत्र, जीएनपी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला होता है नॉमिनल जीएनपी डिवाइडेड बाय रियल जीएनपी इंटू 100। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 15 पे बोल रहा है भारत में अमेरिका दूतावास के कर्मचारियों के वेतनदानी भत्तों को किस देश के घरेलू उत्पाद में शामिल किया जाएगा। यानी अगर मान लो कि अमेरिका में इंडियन असेंबली बना हुआ है, यानी राजदूत बोलते हैं ना उसको, इंडिया का राजदूत जो है वो अमेरिका में बना हुआ है और अमेरिका में जो राजदूत है, दूतावास है, वहां पे इंडिया का कोई आदमी काम कर रहा है, तो उस समय उसको जो पेमेंट मिलेगा वो किस देश का आय में शामिल होगा। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी व्यक्ति जिस देश में रह रहा है और जिस देश में उसको पैसा मिला वो उसी देश का आय होगा, फिर चाहे उसको वो पैसा उसी देश से मिला है या किसी दूसरे देश से मिला है। तो इसका राइट आंसर होगा, चूंकि वो अमेरिका में है ना, तो ये पैसा किसके लिए आय होगा, अमेरिका के लिए। देखो, भेजेगा उसको भारत सरकार, कौन भेजेगा पैसा, भारत सरकार, उस आदमी को पैसा भेजेगा भारत सरकार, लेकिन वो आदमी है कहाँ, वो आदमी तो सर अमेरिका में है और उसको पैसा कहाँ मिल रहा है, अमेरिका में मिल रहा है, तो इसीलिए वो अमेरिका के लिए आय होगा। आया समझ में, भले ही वो इंडिया का आदमी है, इंडियन असेंबली में काम कर रहा है, लेकिन चूंकि अमेरिका में है, इंडिया से भेजा गया, जिस देश में उसको पैसा मिला उसी देश का वो आय होगा। आगे आते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में आते हैं, यूनिट नंबर 3 पे, मुद्रा एवं बैंकिंग। इसमें कोई ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, यह भी छोटा छोटा चैप्टर है, बस कुछ कुछ बैंक्स का डेट याद रखना और कुछ कुछ बैंकिंग का काम याद रखना। ठीक है, बाकी सब बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विनिमय का सर्वोत्तम साधन है। अगर हम लोग कभी भी गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं, आज हम अगर बाजार जाके कोई सामान खरीदते हैं, हमको आटा चाहिए, चावल चाहिए, तेनी चाहिए, मैदा चाहिए, कुछ भी सामान चाहिए, कपड़ा चाहिए, गाड़ी चाहिए, हर चीज के लिए क्या यूज करते हैं, आज हम लोग मुद्रा का यूज करते हैं, यानी कि पैसा का यूज करते हैं। हर चीज के लिए आज हम लोग किसका यूज करते हैं, मनी का यूज करते हैं। पैसा दो, आपको सारा सामान मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, मुद्रा ने दूर कर दिया। मुद्रा ने क्या दूर कर दिया, तो जाहिर सी बात है मुद्रा ने वस्तु विनिमय प्रणाली को समाप्त कर दिया, यानी जब से मनी आया तब से बार्टर सिस्टम को खत्म कर दिया है। वस्तु विनिमय प्रणालियों की कठिनाइयों को मुद्रा ने दूर कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर पे बोल रहा है निम्नलिखित में से किस मुद्रा का मुख्य कार्य कौन सा है। यानी कि एक जो मुद्रा होता है उस मुद्रा का मुख्य कार्य कौन सा है, तो याद रखना बेसिकली मुद्रा का जो है वो दो मेन काम होता है, एक विनिमय का माध्यम और दूसरा मूल्य का मापक। मुख्य कार्य बोल रहा है ना, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। ठीक है, ये होता है विनिमय का माध्यम यानी मेजर ऑफ एक्सचेंज, और दूसरा होता है मूल्य का मापक यानी मेजर ऑफ वैल्यू। तो यहाँ देखो ऑप्शन नंबर डी पे सिर्फ एक ही चीज दिया है, विनिमय का माध्यम। ये आज हम लोग पैसा का यूज सबसे पहले कोई सामान को खरीदने और बेचने के लिए ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का गौण कार्य है। जो बेसिकली मुद्रा का कार्य होता है उसको 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है। एक होता है मुद्रा का प्राथमिक कार्य, दूसरा होता है गौण कार्य और तीसरा होता है उसका आकस्मिक कार्य। ठीक है, ये हम इस चैप्टर में वन शॉट वीडियो जब लाएंगे ना मनी का, तब हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। अभी बोल रहा है यहां से कौन उसका गौण कार्य है, तो मुद्रा का गौण कार्य हम लोगों का लंबित भुगतानों का
मान यानी पेमेंट ऑफ डेफर्ड पेमेंट, ठीक है, डेफर्ड पेमेंट। और बाकी मूल्य का मापक, विनिमय का माध्यम, ये दोनों चीज मनी का प्राइमरी फंक्शन, सबसे पहला का फंक्शन है। और सामाजिक कार्य जो होता है ये मुद्रा का एक्स्ट्रा काम होता है। क्या होता है? एक्स्ट्रा काम होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का आकस्मिक कार्य कौन सा है? आकस्मिक मतलब होता है इमरजेंसी। तो अभी देखो ना, ऊपर पढ़ाए थे, देखो सामाजिक आय का वितरण, सामाजिक आय का वितरण इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, ये परिभाषा किसने दिया? यानी किसने कहा था? मनी इज व्हाट मनी डज, मनी इज व्हाट मनी डज। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, तो ये हार्टले विदर्स ने कहा था, ठीक है, हार्टले विदर्स ने। क्वेश्चन नंबर 9, किस विधि से हम बैंक से मुद्रा निकाल सकते हैं? तो सिंपल सा बात है, हम लोग अगर बैंक से पैसा निकालना चाहते हैं तो हम वो फॉर्म उससे निकाल सकते हैं, चेक से पैसा निकाल सकते हैं, एटीएम कार्ड से निकाल सकते हैं, तो सभी से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है एटीएम का पूरा नाम क्या है? ये कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। एटीएम जो होता है उसका पूरा नाम, हमको लगता है इसका नाम तो सब लोगों को पता होगा ही। एटीएम का पूरा नाम होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, यानी ऑटोमेटिक टेलर मशीन। क्वेश्चन नंबर 13, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्या है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया किस तरीके का बैंक है? तो ये एक व्यापारिक बैंक है। अब देखो, भारत में बेसिकली दो तरीके का बैंक होता है। एक होता है व्यापारिक बैंक, जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों बैंक आता है, यानी कमर्शियल बैंक, जिसमें प्राइवेट बैंक और पब्लिक बैंक आता है। जैसे आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो भी नाम सुने हैं ये सब आपका क्या है? कमर्शियल बैंक है, यानी व्यापारिक बैंक है। इसमें निजी बैंक और सार्वजनिक बैंक, प्राइवेट बैंक और पब्लिक बैंक दोनों आता है। यानी एक हुआ कमर्शियल बैंक, वाणिज्यिक बैंक, और दूसरा होता है हम लोगों का सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का मतलब एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग बोलते हैं आरबीआई। क्या बोलते हैं? आरबीआई। तो याद रखना, यहां हमको आरबीआई के बारे में नहीं पूछ रहा है, ये बस बोल रहा है एक बैंक का नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हम लोगों का व्यापारिक बैंक है। अगर आपको पूछे कि भारत में बैंकों का बैंक कौन है, तो बोल देना आरबीआई। भारत में पैसा कौन छापता है? आरबीआई करता है। भारत में सर्वोत्तम बैंक, सबसे बड़ा बैंक कौन है? आरबीआई। भारत में सभी बैंकों को कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई। समझ में आया? ये हमको बस बोल रहा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया किस तरीके का बैंक है, तो एक व्यापारिक बैंक है, यानी कि एक मेरा आपका ये कमर्शियल बैंक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोगों को ये बोल रहा है भारत में केंद्रीय बैंक निम्नलिखित में से कौन सा है? अब बोल रहा है भारत का केंद्रीय बैंक, यानी भारत का सबसे मेन बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि आरबीआई। कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि आरबीआई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, केंद्रीय बैंक के निम्नलिखित में से कौन से कार्य होते हैं? नोट निर्गमन करने का अधिकार। हाँ भाई, केंद्रीय बैंक पैसा छापता है, सरकार का बैंकर होता है, बिल्कुल सही। विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षक होता है, बिल्कुल सही होता है। कस्टोडियन भी होता है, कस्टोडियन ऑफ ए फॉरेन एक्सचेंज, सब होता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हम मनी एंड बैंकिंग चैप्टर में इसको डिटेल में आप लोगों को पढ़ाएंगे, घबराने का कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सी मुद्रा जारी की जाती है? तो याद रखना, भारत में जो हम लोगों का आरबीआई है, जिसको 1935 को बनाया गया था, आरबीआई जो है वो कागज मुद्रा को छापता है। आरबीआई कौन से मुद्रा को छापता है? कागज मुद्रा, जिसको चलन मुद्रा बोला जाता है, पेपर मनी, पेपर मनी, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 17 मोस्ट इंपोर्टेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई, आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 को। इंपोर्टेंट है, याद रखना। 18 नंबर क्वेश्चन में केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण करती है, यानी कि जो सेंट्रल बैंक है वो कौन सा साख नियंत्रण का कार्य करता है? तो जो आरबीआई है वो बैंक दर जारी करता है, यानी बैंक रेट करता है। खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन सोर्स परचेज करता है। सीआरआर, क्रेडिट कंट्रोल रिजर्व, ये भी करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब आप बोलोगे कि सर बैंक रेट क्या होता है, सीआरआर क्या होता है? तो घबराना नहीं, हम वन शॉट वीडियो डाल रहे हैं ना, उसमें हम डिटेल में ये सब आप लोगों को पढ़ा देंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में बोल रहा है केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य क्या है? तो भाई केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य है, केंद्रीय बैंक सरकार का बैंकर, एजेंट, सलाहकार होता है, बिल्कुल होता है। बैंकों का बैंक है इंडिया में, बिल्कुल है। नोट जारी करने का काम करता है, बिल्कुल है, सब करता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मेरा, ठीक है। अब हम लोगों का हो गया, और क्वेश्चन है क्या आगे? ओह, और है ना, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत में 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है? देखो, 1 रुपया का नोट को छोड़ के जो भी कागजी नोट है उसको आरबीआई जारी करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन 1 रुपया का नोट कौन जारी करता है पता है? भारत में 1 रुपया का नोट जारी करने का अधिकार भारत सरकार का वित्त मंत्रालय, यानी कि फाइनेंशियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये करता है। 1 रुपया का नोट जारी करने का काम भारत का वित्त मंत्रालय करता है। क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहा है कि बैंक का एजेंसी कार्य होता है। तो बैंक का एजेंसी कार्य होता है ऋण देना, ऋण देना,
जमा स्वीकार करना, देखो जमा स्वीकार करना, ऋण देना, ये बैंक का प्राइमरी फंक्शन है सबसे पहला। ट्रस्टी का कार्य करना, हाँ ये एजेंसी का कार्य है। लोकर का सुविधा देना, ये अन्य कार्य है। लोकर का सुविधा देना अन्य कार्य है, ठीक है। एजेंसी रिलेटेड कार्य, यानी बैंक आपके बदले आपका ट्रस्टी का काम करता है, ठीक है। एजेंसी का मतलब होता है आपके बदले बैंक काम कर रहा है। जैसे आपका बैंक में पैसा जमा हो रहा है, वो बैंक पैसा कटा रहा है। आपका कोई एटीएम, आपका कोई इंश्योरेंस है, कोई लोन है, कोई ईएमआई है, उसका पैसा बैंक पेमेंट कर रहा है। आपको कहीं से काम से, आपको कहीं से कोई पेमेंट आ रहा है, तो बैंक उस पेमेंट को रिसीव करके आपके अकाउंट में डाल दे रहा है। इन सब कामों को बोलते हैं बैंक के एजेंसी रिलेटेड कार्य, ठीक है। चलो ये लास्ट चैप्टर होगा हम लोगों का पार्ट बी का, क्योंकि इतना से हम लोगों को क्वेश्चन पूछेगा आय एवं रोजगार का निर्धारण। यहां से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है, इसलिए इसको अच्छा से करना। देखो बोल रहा है बाजार का नियम किसने प्रस्तुत किया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बाजार का नियम किसने प्रस्तुत किया? बाजार का नियम प्रस्तुत किया था जे बी से ने। किसने? जे बी से ने, जिन्होंने संपूर्ण बाजार को रोजगार का अवसर बताया था, ठीक है। और जे बी से ने ही जो है ना वो एक कहावत कहा था, मतलब एक कहा था उन्होंने कि मांग स्वयं अपने पूर्ति स्वयं अपने मांग का निर्धारण करती है। क्वेश्चन नंबर 2, जेबी से का बाजार नियम किस पर लागू होता है? यानी जेबी से ने जो बाजार का नियम बताया था वो किस पे लागू होता है? तो ये वस्तु के विनिमय पर और मुद्रा के विनिमय पर, दोनों में ही लागू होता है। और हम बताए थे ना इकोनॉमिक्स में अगर ऑप्शन सी पे ए एंड बी बोथ दिख जाए ना, तो ए और बी को मार देना, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या आंसर होगा तब। क्वेश्चन नंबर 3, प्रतिष्ठान सिद्धांत यह मानकर चलता है कि, ये प्रतिष्ठान सिद्धांत छोड़ दो, इसको नहीं पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 4, प्रतिष्ठापन सिद्धांत के अनुसार, ना ये नहीं पूछेगा। क्वेश्चन नंबर 5, पूर्ति स्वयं अपना मांग का सृजन करती है, ये कथन जेबी से ने कहा था, अभी पढ़े थे। हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है। ट्रेंड इकोनॉमिक पॉलिटिक्यू नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं हमारे जे बी से। आगे, द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो अभी पढ़े थे, जे एम किन्स ने लिखा था। किसने लिखा था? जे एम किन्स ने लिखा था। आगे, किन्स का रोजगार सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट सिद्धांत, किन्स का जो रोजगार सिद्धांत होता है वो प्रभावपूर्ण मांग पर निर्भर करता है, मतलब एग्रीगेट डिमांड पे। एक्चुअल में ये निर्भर करता है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई पे, ये निर्भर करता है प्रभावपूर्ण मांग एवं प्रभावपूर्ण पूर्ति पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, एक खुले अर्थव्यवस्था में सामूहिक मांग के निम्न में से कौन से तत्व हैं? यानी एक जो ओपन मार्केट होता है हम लोगों का, ओपन इकोनॉमी है, वहां पे जो है वो एग्रीगेट डिमांड किस चीज पे डिपेंड करता है? तो एग्रीगेट डिमांड इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। किस तत्वों को किन्स ने स्थिर माना? यानी किन्स ने जो सिद्धांत को बताया रोजगार को, उसके रिगार्डिंग कौन सा चीज ऐसा था जो हमेशा स्टेबल रहता है, स्थिर रहता है? तो कुल पूर्ति फलन, कुल पूर्ति फलन जो है वो स्थिर रहता है। देखो ये सब चीज ऐसा ऐसा क्वेश्चन है ना, बस इसको पढ़ के याद रखने का कोशिश करो, कुछ कुछ क्वेश्चन, ठीक है। इसको छोड़ दो, नहीं पढ़ना है। किन्स के आधारभूत संतुलन का, हाँ ये पढ़ सकते हैं। अब देखो तो 12 का आंसर देखो तो ऑप्शन नंबर सी पे बोल रहा है ए एन बी बोथ, तो मार दो ना ए एन बी बोथ। अगर आंसर समझ में ना आए तो ऑप्शन नंबर सी पे ए एन बी बोथ देखा, मार देना, ठीक है। आय के संतुलन स्तर पर होगा, यानी आय जो होगा मेरा, इनकम जो होगा वो बैलेंस के संतुलन पे होगा। तो आय मेरा संतुलन पे तब होगा जब बचत और निवेश दोनों बराबर हो, यानी मेरा इनकम वहीं पे स्टेबल रहेगा जो मेरा सेविंग है और मेरा इन्वेस्टमेंट है, दोनों बराबर हो, ठीक है। आगे इसको छोड़ दो, 15 नंबर देखना, 15 नंबर, 14 छोड़ दो, 15 देखना। उपभोग फलन का विचार किसने प्रस्तुत किया? उपभोग फलन का विचार किसने प्रस्तुत किया? तो राइट आंसर होगा किन्स ने। इसी को ही तो किन्स का रोजगार सिद्धांत बोला जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन पे, 16 नंबर क्वेश्चन, हाँ 16 नंबर क्वेश्चन, उपभोग निर्भर करता है। कोई भी उपभोक्ता का जो उपभोग होता है, यानी वो कितने सामानों को खरीदेगा, कब कब खरीदेगा, ये डिपेंड करता है उसके आय पे, यानी उसके इनकम पे। उसका इनकम जिस तरीके से होगा वो चीजों को उसी तरीके से खरीदने में इंटरेस्ट दिखाएगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 17 देखो तो, क्वेश्चन नंबर 17 पे अगर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और 17 में देखो ए एंड बी बोथ लिखा है, ए और बी दोनों, तो मार दो ना ए एंड बी बोथ, उतना पढ़ने का जरूरत ही नहीं है। आगे देखो 18 में देखो, किन्स के अनुसार विनिमय से क्या अभिप्राय है? वित्तीय नियोजन, वास्तविक नियोजन, या इनमें से दोनों। तो 18 का हमारा राइट आंसर होगा वित्तीय विनियोग से वास्तविक विनियोग से, वास्तविक विनियोग से। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक निवेश कौन सा है? निम्नलिखित में से वास्तविक निवेश कौन सा है? तो वास्तविक निवेश होता है हम लोगों का भवनों का निर्माण करना। ये सब लेकिन नहीं पूछेगा, ये दोनों को छोड़ भी दो, कोई दिक्कत नहीं है। निवेश का गुणांक विचार दिया, हाँ ये इंपॉर्टेंट है। विनियोग गुणांक का विचार किसने दिया? विनियोग गुणांक का विचार जो है वो किन्स ने दिया था।
21 नंबर, गुणांक और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का संबंध एक दूसरे के साथ कैसा होता है? एक दूसरे के साथ सीधा संबंध होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ये फॉर्मूला पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। फॉर्मूला याद रखना, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। फॉर्मूला याद रखना, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। आगे ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एपीसी प्लस एपीएस का मान किसके बराबर होगा? तो जब हम लोग एपीएस प्लस एपीसी प्लस एपीएस जब करेंगे तो जोड़ करके हम लोग का एक आएगा। क्वेश्चन नंबर 24, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू क्या? तो एमपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1। देखो ना, अभी ऊपर में हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला पढ़े थे, अभी देखो ये देखो ये फॉर्मूला है, देखो इसको पूछा एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। इसी को देखो वो यहाँ पे पूछ दिया दोबारा, उसी को दोबारा पूछा। देखो यहाँ की एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। इसके बाद आगे क्वेश्चन पे बोल रहा है गुणांक को निम्नलिखित में से किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है? गुणांक को निम्नलिखित में से किस सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो राइट आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, के इज इक्वल टू ट्रेंगल वाई डिवाइडेड बाई ट्रेंगल आई। आगे क्वेश्चन में बोल रहा है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मूल्य क्या होगा यदि सीमांत बचत प्रवृत्ति मेरा आपका 0.2 है? तो देखो इसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस ये जो एमपीएस दिया हुआ है 0.2, उसको घटा देना तो घटा करके 0.8 आएगा। तो ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे 27 नंबर में बोल रहा है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 1 हो तो गुणांक क्या होगा? यानी जब सीमांत उपभोग प्रवृत्ति 1 होता है मेरा, तो मेरा जो उपभोग होगा वो उपभोग मेरा अनंत होगा, यानी हम जितना चाहे उतने चीजों का उपभोग कर सकते हैं उस समय में। ठीक है, इसको छोड़ दो, नहीं पढ़ना है। अतिरिक्त मांग कौन सा? हाँ, इसको पढ़ सकते हैं। अतिरिक्त मांग क्या? ना छोड़ दो, नहीं पढ़ना है इसको। घरेलू अर्थव्यवस्था में क्या शामिल होता है? हाँ, घरेलू अर्थव्यवस्था में क्या शामिल होता है? तो घरेलू अर्थव्यवस्था में परिवार क्षेत्र, उत्पाद क्षेत्र, प्रशासनिक क्षेत्र या सब। घरेलू क्षेत्र मतलब हमारे देश के अंदर, तो हमारे देश के अंदर सब होगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कीन्स के अनुसार अति उत्पादन और बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या है? यानी कीन्स का ये मानना था कि इतना जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो रहा है या जो उतना जो बेरोजगारी बढ़ रहा है, इसका सबसे मुख्य कारण है कुल मांग में कमी। लोगों का डिमांड कम हो गया है, इसका मतलब है लोगों के पास पैसा नहीं है। 32 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है बेरोजगारी की समस्या का तात्पर्य ए और बी दोनों। ठीक है, ए और बी दोनों। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला गया है किन्स के अनुसार बेरोजगारी दूर की जा सकती है? किन्स का ये मानना था कि बेरोजगारी दूर तभी किया जा सकता है जब समग्र मांग यानी एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाया जाए। देखो, अगर समग्र मांग घट रहा है तो बेरोजगारी बढ़ रहा है, और अगर समग्र मांग बढ़ रहा है तो मेरा जो है वो बेरोजगारी घट रहा है। इतना याद रखना। क्वेश्चन नंबर 34 लास्ट क्वेश्चन, मंदी को दूर करने के लिए किन्स के विचार में, यानी अगर आप अगर आप अर्थशास्त्र से मंदी को दूर करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले सार्वजनिक व्यय को बढ़ाना होगा। आपको किसको बढ़ाना होगा सर जी? जो भी सार्वजनिक व्यय है, सार्वजनिक व्यय को बढ़ाना होगा, तभी आपका मंदी जो है वो दूर होगा। बस इतना ही क्वेश्चन हम लोगों का जो है वो पढ़ना है। ये जो आपका कल हाफ ईयरली एग्जाम यानी कि एसए 2024 का एग्जाम है, वहां तक अगर आपने इकोनॉमिक्स में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, और हम जो आप लोगों को क्वेश्चन बैंक का ये 2 पार्ट 1 पार्ट 2 यानी सेट 1 सेट 2 माइक्रो मैक्रो को अलग से बताएं, अगर आप इतना कर लेते हो तो ये मच मोर देन इनफ है। इससे ज्यादा अगर आप और तैयारी करना चाहें तो हम सजेस्ट करेंगे, अगर आपके पास इकोनॉमिक्स का एसबीपीडी पब्लिकेशन का बुक है तो उसके एमसीक्यू को देख लेना, नहीं तो राहुल कॉमर्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे हम जो आप लोग को पीडीएफ दिए थे अभी से 3-4 दिन 5 दिन पहले, अगर उतना भी कर लेते हो तो बस भाई मच मोर देन इनफ है। यहीं से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलो सब लोगों को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। अच्छा से आप लोग एग्जाम देने जाओ, अच्छा से एग्जाम दे के आओ। एग्जाम दे के आने के बाद हमको कमेंट करके बताना कि मेरा पढ़ाया हुआ कुछ लड़ा था या नहीं लड़ा था, और एग्जाम का क्वेश्चन पेपर हमको टेलीग्राम चैनल पे जरूर भेज देना। ठीक है, बाय, टेक केयर।